Students, now we will discuss about limitations and application of the distribution law. Now the limitations of the distribution law. First limitation जो है that is constant temperature. तो कभी भी जब आपने किसी सल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालना है तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहना चाहिए. टेम्परेचर में किसी भी टाइप की कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर टेम्परेचर वेरी करता है किसी पॉइंट पे तो वो उससे क्या होगा, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आएगी, वो उसको इफेक्ट करेगा. तो इसीलिए जो कांस्टेंट जो टेम्परेचर है दैट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज सेम मॉलिक्यूलर स्टेट. सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में क्या है कि जिस भी सल्यूट का पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, जब आप उस सल्यूट को इमिसिबल लिक्विड्स में ऐड कर रहे हो तो लिक्विड में ऐड होने के बाद उसका मॉलिक्यूलर स्टेट जो है सल्यूट का दैट शुड रिमेन सेम. मींस उसमें कोई किसी भी टाइप की लाइक एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए या फिर डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर उसका मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज होता है तो इट विल फर्दर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. जैसे इसमें एग्जांपल जो है, सपोज आपके पास अगर बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालना है यूजिंग द इमिसिबल सॉल्वेंट वाटर एंड बेंजीन. ठीक है, तो वाटर आपका एक्वस फेज आएगा, बेंजीन जो है दैट विल बी द ऑर्गेनिक फेज. तो दैट मीन्स इसमें C1 जो है दैट शोज ऑर्गेनिक फेज, C2 जो है दैट शोज एक्वस फेज. तो अब जो बेंजोइक एसिड है, सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम बेंजीन लिया और उसको आपने इन इमिसिबल लिक्विड्स में ऐड किया. दूसरे पॉइंट पे आपने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिया, उसका आपने अगेन सेम इमिसिबल लिक्विड में ऐड किया, देन 3 ग्राम लिया. ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है आगे. तो जब हमारे पास अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है तो इसमें ये देखा जाता है कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. 1 ग्राम पे एक वैल्यू आएगी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की, 2 ग्राम की दूसरी वैल्यू आएगी, 3 ग्राम पे डिफरेंट वैल्यू आएगी. तो दैट मीन्स कि उसमें क्या हो रहा है, इस जो ये बेंजोइक एसिड है इसकी ऑर्गेनिक फेज में एसोसिएशन हो रही है, तो ड्यू टू दैट इसका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट होता है. तो इसीलिए ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट जिस भी सल्यूट को आप ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर स्टेट जो है वो सेम ही रहना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा और आपके पास एक करेक्ट वैल्यू आएगी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की. थर्ड वन इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो इक्विलिब्रियम स्टेट आनी चाहिए. तो इसीलिए जब भी हम इमिसिबल लिक्विड लेते हैं उसमें सल्यूट ऐड कर रहे हैं, उसको जैसे आप शेक करते हो पहले, देन आपको उसको 20 to 30 मिनट्स एज सच रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक क्या है वो इक्विलिब्रियम अटेन होगा और जो सल्यूट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होना चाहिए. देन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो इसमें क्या है कि जब भी आप सल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो आपके पास जो सॉल्यूशन है दैट शुड बी डाइल्यूट. अगर जो सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी इंक्रीज होती है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, तो वो अगेन क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूलर स्टेट को इफेक्ट कर सकता है, जिससे कि अगेन आपकी करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी. तो इसीलिए जब भी हम किसी सल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकालने हैं तो दैट सल्यूट शुड बी इन डाइल्यूट फॉर्म. आफ्टर दैट लास्ट इज नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट. तो अगेन इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो, वो जो ऑर्गेनिक फेज ले रहे हो, जो एक्वस फेज ले रहे हो, दैट शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर. उनमें सॉल्वेंट में क्या है, किसी भी टाइप की मिसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वैल्यू की जो है उसको इफेक्ट करेगा. तो हम हमेशा क्या करते हैं, नॉन मिसिबल सॉल्वेंट ही लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए. Now the application of the distribution law. So first application है जो है that is solvent extraction. Solvent extraction process जो है वो हम use करते हैं अगर आपने किसी भी aqueous
सॉल्यूशन से आपने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्वस है सॉल्यूशन है जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको आप मिक्स करोगे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। सपोज कि यू विल टेक ईथर, तो उसको आप शेक करोगे ईथर के साथ इन अ सेपरेटिंग फनल। हियर इज द पिक्चर ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसमें आप ऐड करोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जो कि है ईथर, फिर उसकी आप शेकिंग करोगे सेपरेटिंग फनल में, देन इक्विलिब्रेशन के लिए रख दोगे 20 to 30 मिनट्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, लाइक जो लोअर पार्ट है, सपोज वो ईथर सॉल्वेंट नीचे से नीचे वाला पोर्शन है, एंड जो अपर पार्ट होगा दैट विल बी द एक्वस पोर्शन। ठीक है, तो पहले जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो प्रेजेंट था एक्वस में, बट जब आपने इसको ईथर के साथ मिक्स किया तो जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहले एक्वस सोल्यूशन में था, अब वो कहाँ की तरफ मूव होगा, ऑर्गेनिक लेयर की तरफ, जो कि क्या है ईथर, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एफिनिटी किसमें किसके लिए होगी, ईथर के लिए। तो जो आपका सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो उसकी पार्टीशनिंग होगी, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द ईथर। देन उसके बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, देन फ्रॉम यूजिंग दिस नॉब आप क्या करोगे, फ्रॉम बॉटम साइड उसको जो ईथर की लेयर है, जो ईथर सॉल्वेंट है, उसको आप कलेक्ट करोगे। देन आफ्टर उसकी प्रॉपर डिस्टिलेशन करोगे ईथर की, जिसमें अब आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। देन फ्रॉम दिस ईथर यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, सपोज आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक मिक्सचर प्रेजेंट है, तो आपने उसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग करना है। ठीक है, लाइक आपके 2 to 3 कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, तो आपने उन तीनों को अलग अलग करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज करोगे टेक्निक। इसमें आप क्या करोगे, एक कॉलम लोगे, ठीक है, इस कॉलम में आप क्या करोगे, फिल करोगे, दिस इज ऑफ दिस सिल्का जेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्का जेल होगा जिसमें कि क्या प्रेजेंट होगा, एक्वस लेयर प्रेजेंट होगा। मींस कि ये सिल्का जेल जो है दैट विल बी सोक्ड इन वाटर। ठीक है, देन यहाँ अपर पार्ट यहाँ जो है एक जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर है उसका पेस्ट प्रिपेयर करोगे, और उसको आप यहाँ टॉप पे जो है इसमें डाल दोगे यहाँ पे थ्रू दिस। देन आफ्टर, तो यहाँ पे आपकी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की पेस्ट की लेयर आएगी। देन आफ्टर उसके आप क्या करोगे, आप ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो यहाँ से आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे। सपोज आप इसमें बेंजीन जो है फ्रॉम दिस साइड आप इसमें ऐड करोगे, तो क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सपोज 3 कंपोनेंट्स है, आप इस जो ये लाइक ये जो ये डायग्राम है इसमें अलग अलग यहाँ पे आप ये लेयर्स देख सकते हो, दैट शोज कि इसमें कितने कंपोनेंट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी एफिनिटी है उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो पार्टीशनिंग होगी। जैसे यहाँ पे जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, यहाँ पे उसकी लाइक अगर ज़्यादा एफिनिटी होगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट आउट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है उसकी एक अलग लेयर होगी, देन उसके बाद नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो इस तरह से आपने पांचों इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या किया, आपने अलग अलग कर दिया। ठीक है, देन यू विल एक्सट्रैक्ट आउट बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से फिर सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो जनरली आप जैसे एनालिसिस में ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हो, तो सिमिलर वे जो ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो अप्लाई हो सकता है, इसकी हेल्प से भी आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट क्या रहता है इसमें, सबसे पहले जो आपका सॉल्ट है जिसमें से आपने कंफर्म करना है उसमें ब्रोमाइड प्रेजेंट है, आयोडाइड प्रेजेंट है, उसका आप क्या करोगे, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे क्लोरीन वाटर में। ठीक है, तो जब आप इस सॉल्ट को क्लोरीन वाटर में ऐड करोगे, उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे, तो वहां उसमें क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ
अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है या फिर अगर आयोडीन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, क्लोरीन वाटर में लिबरेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस सोल्यूशन को शेक करोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। तो सपोज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो उसको जब शेक करोगे देन अगेन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आप उसको रख दोगे। देन आफ्टर क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनिक लेयर होगा दैट विल सेटल एट बॉटम, और जो एक्वस फेज है वो अपर पार्ट जो है वो वहां पे जो है सेपरेट आउट होगा। तो जो भी आपका ब्रोमीन लाइक अगर आपका प्रेजेंट था तो क्या होगा कि जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है उसमें एक रेड कलर आएगा। तो रेड कलर शोज कि जो आपका सॉल्ट है उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। और अगर जो ऑर्गेनिक लेयर है उसमें वॉयलेट कलर आता है दैट शोज कि जो आपका सॉल्ट था उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये हम कंफर्मेटरी टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट। तो अगर आपने किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी देखनी है वाटर में कैसी है या फिर किसी और सॉल्वेंट में कैसी है, वो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिपेंडिंग ऑन कि उस ड्रग की किस सॉल्वेंट में कितनी ज्यादा पार्टीशनिंग होगी, किस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो उसके बेसिस पे भी आप जो सॉल्युबिलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी सेम है कि जैसे आपने कई बार क्या होता है कि ड्रग्स को आपने एक्सट्रैक्ट आउट करना है फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन या फिर टिश्यूज से अगर आपने दिस ड्रग को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप उसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किस किन किन टेक्निक से, इनकी डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग यू कैन एक्सट्रैक्ट ड्रग फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन ऑफ इन वीवो ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो अब इसमें क्या है कि आप लैब में ही क्या कर सकते हो, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो एक ड्रग की इन वीवो एब्सॉर्प्शन कैसी होगी। तो वो भी आप किसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो, पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई एक ड्रग देते हैं किसी पर्सन को, तो जब वो जीआई ट्रैक में जाता है उसके बाद जो है ड्रग को कहाँ पास होना होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। तो वो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है दैट इज ऑफ लिपिड नेचर। ठीक है, मीन्स कि वो आपका क्या आएगा, ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आप यूज कर रहे हो लैब में, और जैसे जीआई में वो प्रेजेंट है दैट इज द एक्वस पार्ट। तो किस तरह से ड्रग की पार्टीशनिंग हो रही है, सपोज कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें इस चीज को, तो जो भी ड्रग की पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी हम क्या लिखते हैं, C1/C2। C1 जो है दैट represents concentration of drug in organic phase, और C2 जो है that is the concentration of drug in aqueous phase। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में C1 क्या है आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और C2 जो है दैट इज जो आपकी ड्रग जीआई में प्रेजेंट है। तो उसकी किस तरह की पार्टीशनिंग होगी, अगर उसकी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है मीन्स कि वो ड्रग जो है वो ऑर्गेनिक फेज में जा रही है, दैट मीन्स कि वो जो ड्रग है वो इजीली पास कर सकती है थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इज ऑफ लिपिड nature. So again, by this way you can predict the in vivo drug absorption of that drug. नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन। सिमिलरली जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस बनाते हैं। तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में क्या होता है कि जो हम प्रिपरेशंस है उनको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। तो अगेन जो स्किन है दैट इज ऑफ लिपिड नेचर, तो वो भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ड्रग की पार्टीशनिंग कैसी है। उसका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा तो थ्रू मेम्ब्रेन जो है वो इजीली पास हो सकती है दैट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो ये हम किस केस में लेंगे, इन केस ऑफ टॉपिकल प्रिपरेशंस। जो भी ड्रग्स, जो भी प्रिपरेशंस हम एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस एंड क्रीम्स। तो अब जो इमल्शंस होती है, क्रीम्स होती है, ये क्या है, बाइफेजिक सिस्टम होते हैं जिसमें ऑयल फेज है एंड एक्वस फेज है। तो अगर आपने इस टाइप की प्रिपरेशन को प्रिजर्व करना है फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक, वो भी आप एक कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो या आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आप प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो
फॉर दैट पर्पस इज दैट इफेक्टिव और नॉट। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो आपने प्रिजर्वेटिव यूज किया है उसकी पार्टीशनिंग किस टाइप की है। जैसे जनरली जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जो आपका एक्वस पार्ट होता है इमल्शंस में, दैट इज मोर प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक। ठीक है, तो वाटर जहां होगा वहां पे ज्यादा माइक्रोब्स का अटैक होगा, तो वहां पे प्रिजर्वेटिव की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप का इमल्शन बना रहे हो, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर टाइप, तो एक्वस पार्ट आपका कितना प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करना है, उस प्रिजर्वेटिव में किस टाइप की पार्टीशनिंग होगी। क्योंकि अगर तो प्रिजर्वेटिव की पार्टीशनिंग हो रही है, अगर वो एक्वस फेज में जा रहा है मैक्सिमम, तो दैट मीन्स कि वो आपके इमल्शन को प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम द माइक्रोबियल अटैक। सो दिस कैन बी ऑल्सो फाइंड आउट by using this distribution law. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल में क्या है कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि जो ड्रग है उसका हाइड्रोफिलिक नेचर है या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर है, या फिर जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, अगर पढ़ा हो जिसको हम सार कहते हैं, तो जैसे अगर आपने इसी तरह से कोई ड्रग का हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सपोज कि जैसे ड्रग है, अगर वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तो उसकी ज्यादा पार्टीशनिंग जो होगी दैट विल बी इन एक्वस फेज, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसमें तो कितना हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्टीशनिंग ऑफ दैट ड्रग। ठीक है, तो हम इस चीज में भी इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल मॉडिफिकेशन। तो अगर कोई भी ड्रग है उसमें केमिकली कोई मॉडिफिकेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वो सॉलिबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, उसकी पार्टीशनिंग को भी इफेक्ट करेगा। लाइक जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो ड्रग्स है अगर उसमें केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, कोई केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, वो किससे रिलेटेड है, उसकी लिपिड सॉलिबिलिटी को भी वो फर्दर इफेक्ट करेगा। तो उसकी अकॉर्डिंगली उसका जो पार्टीशन है वो भी इफेक्ट होगा, वो भी चेंज होगा। तो you can also evaluate that chemical modification by means of this distribution law. So these are the applications that are of distribution law.